गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस द जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या दोस्त। हमने शुरुआत करी थी यार प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन चैप्टर की, और ये चैप्टर हमारा इंटरलिंक्ड है सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर से। तो सर अभी हमने इसमें क्या क्या बातें देखी है। पहली बात तो जो हमने इसमें देखी थी कि जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है, अगर आप उसके 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। कब से? जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ है। अगर आप 30 दिन के बाद अप्लाई करते हो तो जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ उसके 30 दिन के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा उस दिन से जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। सर सपोज करो हमने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, तो क्या आईटीसी भी मिलेगा? जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में आ गया उसके ठीक एक दिन पहले जो भी स्टॉक आपकी शॉप पे पड़ा हुआ है उसका आपको आईटीसी मिलेगा, बट सिर्फ इनपुट का आईटीसी मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 15 जून से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ तो 14 जून को जो सब इनपुट और स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्रेडिट मिलेगा, पर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। और एक और चीज सर, इनवॉइस कितने साल पुराना चलेगा? 1 साल पुराना इनवॉइस चलेगा। अगर इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराना है तो वो भी नहीं चलेगा। इसका हमने एक बहुत शानदार क्वेश्चन करा था जो एग्जाम में आया था अभी, ठीक है। इसके बाद सर जनरली क्या होता है ना, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद में आता है, बट सामने वाले को आईटीसी लेना है। जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ और जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में जब आपको आरसी मिली उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप रिवाइज इनवॉइस बनाओगे। ये रिवाइज इनवॉइस कौन से पीरियड के लिए बनेगा? सर जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ से लेकर जिस दिन आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया उस दिन तक आपका क्या बनाना पड़ेगा? रिवाइज इनवॉइस। और रिवाइज इनवॉइस की टाइम लिमिट कितनी है? 1 महीना। बहुत बच्चे यहाँ पे 30 दिन से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 30 दिन नहीं है, 1 महीना। कहां से? जब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया। इसके बाद सर एमएमएनटी में 10 लाख की लिमिट लगती है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। सर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, मेघालय, पुडुचेरी और उत्तराखंड, यहाँ पे लिमिट लगती है आपकी कितनी? 20 लाख। जनरल लिमिट लॉ के हिसाब से कितनी है? 20 लाख। सर्विसेज में लिमिट 20 लाख। अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूं वो भी इन 10 स्टेट को हटा दूं, मतलब इन 10 स्टेट की तो स्पेशल लिमिट है, इन 10 को हटा दो और अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूं तो मेरे ऊपर लिमिट लग जाएगी कितनी? 40 लाख। बट सर अदर देन नोटिफाइड गुड एंड अदर देन दिस 10 स्टेट्स, ये नोटिफाइड गुड्स सर क्या क्या थे हमारे? टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, फिर ब्रिक्स, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, पॉजिल, ये सब हमारे नोटिफाइड गुड्स थे। यहाँ पे भी लिमिट रहेगी हमारा 20 लाख। ठीक है सर। इसके बाद हमने बात करी थी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी की। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या रहते हैं? सर जिनका कोई बिजनेस का फिक्स ठिकाना होता नहीं है। एनआरटीपी और सीटीपी एज इट इज सेम है, बस ये जो एनआरटीपी है ना ये फॉरेन का बंदा है और ये जो सीटीपी है इंडिया का बंदा है। तो सीटीपी पे सारे वही प्रोविजन लगते हैं जो एक नॉर्मल बंदे पे लगते हैं। इसका मतलब है सीटीपी को भी जीएसटीआर 1 भरना है और जीएसटीआर 3 भी भरना है, पर एनआरटीपी के लिए एक स्पेशल रिटर्न आता है। ठीक है सर। इनकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी होती है? नॉर्मली इनको 5 डेज इन एडवांस रजिस्ट्रेशन लेना रहता है, प्लस 5 दिन पहले ही क्या जमा करना है? टैक्स जमा करना है। तो 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन ले लो और 5 दिन पहले टैक्स का पैसा भी जमा करो। इनका रजिस्ट्रेशन कितने टाइम तक इफेक्टिव होता है? इनका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है 90 डेज तक। अच्छा 90 डेज को और एक्सटेंड करा जा सकता है,
फर्दर 90 डेज के लिए। और अगर आपको 90 से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो आपको और भी एडवांस में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। सर अगर मुझे 180 डेज से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेना है तो फिर सॉरी यार, सीटी पे एनआरटीपी छोड़ो, आप फिर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लो। सर एनआरटीपी बेचारे के पास आधार कार्ड तो रहेगा नहीं, तो क्योंकि एनआरटीपी के पास आधार कार्ड नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे एनआरटीपी एक काम कर, तू तो किससे रजिस्ट्रेशन करा ले, पासपोर्ट। सर इनका रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए वैलिड? देखो मैक्सिमम 90 डेज है। मैं चाहूं तो 10 दिन का रजिस्ट्रेशन भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो 20 दिन का रजिस्ट्रेशन भी ले सकता हूं। एनआरटीपी के आईटीसी पे रोक लगाइए। हमने बोला देखो एनआरटीपी क्या आपको आईटीसी मिलेगा, आपको सिर्फ एक चीज का आईटीसी देंगे, वो पता है क्या? इंपोर्टेड गुड्स। इसको छोड़ के आपको किसी भी चीज का आईटीसी नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम हमारे यहाँ पे बिजनेस करो। अब तुम कर रहे हो तो हमारे पास दूसरा तरीका है, क्या? गुड्स को महंगा कर दो। अरे यार अगर हम नहीं चाहेंगे कि वैभव तुम बेस में एडमिशन लो, तो वैभव बेस वाले तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफर निकालेंगे कि तुम्हारे लिए फीस 1 लाख, बाकी बच्चों के लिए कम। ये भगाने का कौन सा तरीका है? इनडायरेक्ट तरीका है ना, हाँ कैजुअल तरीका। तो वैसे ही एनआरटीपी को भगाने का कौन सा तरीका ले लिया हमने? कैजुअल। हमने बोला एनआरटीपी बिजनेस तो करो, बट हम तुमको सिर्फ आईटीसी देंगे एक चीज पे, किस पे? इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, मतलब बाकी एनआरटीपी जो भी डोमेस्टिकली परचेस करेगा, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? कोई आईटीसी इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सर हमने पोर्टल पे जाके सीखा था रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। 2 पार्ट रहते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए तो बड़ा ही सिंपल सा रहता है, जहां पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालनी है और फोन नंबर, और फिर आपके पास ओटीपी आएगा। बस हो गया। जैसे ही ओटीपी आएगा एक नंबर जनरेट हो जाएगा, क्या? टीआरएन। टीआरएन इज व्हाट? टेम्पररी रेफरेंस नंबर। इस टीआरएन की मदद से आगे आप एप्लीकेशन को प्रोसेस करोगे। ये जो टीआरएन नंबर है सर, ये कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। और इस टीआरएन नंबर की मदद से आप क्या भरोगे? अच्छा, सारी डिटेल पार्ट बी में ही आती है। आधार ऑथेंटिकेशन कहाँ होता है? पार्ट बी। ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल पार्ट बी। एचएसएन पार्ट बी। कौन सा बिजनेस करते हो? पार्ट बी। कंपोजिशन लेना है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, ईच एंड एवरी डिटेल इज देयर इन पार्ट नंबर बी। अब सर पार्ट नंबर बी में अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर है और आपने आधार ऑथेंटिकेशन पे यस टिक करा, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आधार ऑथेंटिकेशन पे यस टिक कर रहे हो या नो। अगर आपने यस टिक करा तो बहुत बढ़िया, अगर सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। सर अगर प्रॉपर ऑफिसर गहरी नींद में सोया हुआ है और उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो 7 वर्किंग डेज के बाद आप क्या मान लेना? डीम्ड अप्रूवल। सर आधार ऑथेंटिकेशन आपने नहीं कराया, या तो आपने नहीं कराया, आप तो कराना चाहते थे पर कमबख्त ओटीपी नहीं आ रहा है, या ओटीपी तो आ रहा है बट कोई पुराने मोबाइल नंबर दिया हुआ है आधार में, उस पे जा रहा है। सारी प्रॉब्लम आधार में बस यही आती है कि हमने तो वो पुराना मोबाइल नंबर दिया है, वो नंबर ही बंद हो गया है। तो अब आधार ऑथेंटिकेशन आपने यस तो करा है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर टेक्निकल इश्यू आ रहा है, ओटीपी का इश्यू आ रहा है, या आपने आधार ऑथेंटिकेशन पे क्या कर दिया है? नो। इस केस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस केस में प्रॉपर ऑफिसर साइट विजिट करने आएगा और साइट वेरिफिकेशन के 30 दिन के बाद आपको क्या दिया जाएगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बोलो बात क्लियर है? सर एक बात बताओ, आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ अभी एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है बायोमेट्रिक का। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? गुजरात और पुडुचेरी। पहले गुजरात में चल रहा था, अमेंडमेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए, अब इसको एक और जगह पे ट्राई करा है, कहाँ पे? पुडुचेरी। अभी एप्लीकेबल नहीं है, अभी सिर्फ कैसा चल रहा है? पायलट प्रोजेक्ट, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चेक कर रहे हैं कि फीजिबल है या नहीं है। सर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो क्या रिजेक्ट कर दे एप्लीकेशन? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो मौका दिया जाएगा,
आपको कहा जाएगा कि भाई अगले 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस से क्या कर दूं, डॉक्यूमेंट भेज दो। अगर आपने वापस से डॉक्यूमेंट भेज दिया तो बहुत बढ़िया, फिर नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। पर सर वापस से आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं भेजे तो फिर सॉरी, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस से पार्ट ए भरो और पार्ट बी भरो। ठीक है सर, कब कब साइट वेरिफिकेशन हो सकता है? 3 रीजन है। फर्स्ट इज आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मना कर, प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि भाई साइट विजिट करनी चाहिए, और डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर के बेस से एआई या कोई आपका सिस्टम ऐसा बोल रहा है कि इनका आप साइट वेरिफिकेशन कराओ, तो तब भी आपको साइट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। बोलो यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब थोड़ी सी बेसिक बात है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? स्टेट वाइज आपको हर वो स्टेट से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। जहां आप कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। मैं अगर अपना गुड्स महाराष्ट्र में बेच रहा हूं, दिल्ली में बेच रहा हूं, तो क्या मेरे को महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन कराना है, दिल्ली में नहीं? सर ये मैटर नहीं करता कि आप सेल कहां पे कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आप कहां से सेल कर रहे हो। तो सर देखो ना यार, रजिस्ट्रेशन कैसा? स्टेट वाइज। मतलब अगर मेरा बिजनेस एमपी में है, महाराष्ट्र में है, और एमपी का टर्नओवर है 20 लाख, महाराष्ट्र का टर्नओवर है 30 लाख, मुझे कितने रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे? एक या दो? दो। एमपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग। अच्छा, सबके जीएसटी नंबर कभी आपने देखे हो क्या? आपने कभी एमपी का जीएसटी नंबर कोई भी शॉप का देखा है? किससे शुरू होता है? ये एमपी का कोड है। ये किसका कोड है? एमपी का। तो एमपी में जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर देखोगे, आज हम सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में अलग अलग डिजिट आखिरकार क्या बताती है। तो उसमें से एमपी का कोड कितना है राजा? 23। वैसे ही महाराष्ट्र का कोड रहता है शायद 27। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग क्या दिए हुए हैं? कोड। तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब है दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और एक और चीज, दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ठीक है, एक और चीज, सर मेरे एमपी में 2 आउटलेट है। एक मेरा आउटलेट है इंदौर में और एक आउटलेट है भोपाल में। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैं कितने रजिस्ट्रेशन लूं? एक लूं या 2 लूं? सर आपके पास चॉइस है। अगर चॉइस है आपके पास, अगर आप चाहो तो एक रजिस्ट्रेशन ले लो। अगर आपने एक रजिस्ट्रेशन लिया तो उस केस में पता है क्या होगा? आपको एक प्लेस को पीपीओ भी बताना पड़ेगा और एक प्लेस को क्या बताना पड़ेगा? एपीओ। पीपीओ स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एपीओ स्टैंड्स फॉर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या अब ये दोनों पर्सन डिस्टिंक्ट कहलाएंगे? सर जब आपने एक रजिस्ट्रेशन लिया तो भाई ये दोनों पर्सन डिस्टिंक्ट नहीं कहलाएंगे। क्योंकि ये दोनों पर्सन डिस्टिंक्ट नहीं कहलाएंगे तो स्केड्यूल नंबर 1 भी अट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि स्केड्यूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि सर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। और डिस्टिंक्ट तो तब कहलाएंगे जब दोनों के जीएसटी नंबर अलग अलग। तो ना ये डिस्टिंक्ट है और यहाँ पे स्केड्यूल नंबर 1 भी अट्रैक्ट। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है सर, एक बात बताओ, आपने सोचा कि अपन क्यों ना 2 रजिस्ट्रेशन नंबर लें? ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कभी भी क्लाइंट को ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि 2 रजिस्ट्रेशन नंबर लो।
ठीक है, उसमें भाई सीए का तो फायदा है क्योंकि 2 जीएसटी नंबर तो 2 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। इंदौर का पैसा अलग, भोपाल का पैसा अलग, पर उसमें क्लाइंट को बड़ा मचमच रहता है। पर कोई कोई इंसान क्या करता है ना, वो हर चीज को सेपरेट रखना चाहता है। बोलता है यार मेरा इंदौर का बिजनेस अलग है, मेरे भोपाल का बिजनेस अलग है, मेरी इंदौर की परचेस अलग है, भोपाल की परचेस अलग है, तो भाई एक काम करो फिर इंदौर का अलग ले लो और भोपाल का अलग ले लो। ठीक है सर, एक बात बताओ, हमने तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब इंदौर का अलग लिया और भोपाल का अलग। अब क्योंकि मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है, तो ये दोनों पर्सन आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब कोई पीपीओबी एपीओबी नहीं, क्योंकि अब तो दोनों ही पीपीओबी ना, इंदौर के लिए इंदौर वाला पीपीओबी और भोपाल के लिए भोपाल वाला पीपीओबी। अब क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाए, तो क्या अब यहाँ पे स्केड्यूल 1 अट्रैक्ट होगा? हाँ सर, अब यहाँ पे स्केड्यूल 1 अट्रैक्ट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? बस इतनी सी बात है। तो देखो ना यार, क्या यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होता है? नहीं। ऐसा एक इंसान बताओ जहां पे सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होता है, मैंने पढ़ा है? नहीं, किसी के लिए तो हम करते हैं सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, जिसको सिर्फ इंडिया में एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है, स्टेट वाइज नहीं लेना। नहीं नहीं, सारा दिन आप क्या देखते रहते हो? ओइडार, ओइडार वालों को स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, ओइडार वालों को सिर्फ कैसा कराना है, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन। यार अब आप ही बताओ सोच समझ के, अमेजॉन प्राइम वाले को बोले स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कराओ, बोलेगा मेरे को बिजनेस करना ही नहीं है। हर जना दिखता है प्राइम, इंदौर के लोग, हर स्टेट, जितनी स्टेट है सब जने से सबके पास प्राइम का अकाउंट तो होगा ही होगा। तो यार इनको कहा गया आप रजिस्ट्रेशन तो कराओ, बट स्टेट वाइज नहीं। कैसा रजिस्ट्रेशन? सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब सिर्फ आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना है। बोलो बात समझ में आई? इसके बाद सर देखो, ये जो दूसरी बात मैंने बोला ना, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बी ग्रांटेड। आपके पास क्या है ऑप्शन? ऑप्शन टू ऑप्टेन इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन। अब जब आपने इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन लिया है, तो सर फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। और रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाती है? फॉर्म जीएसटी REG 01। अब सुनो ध्यान से, SEZ रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये वाले पॉइंट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है SEZ यूनिट, एक होता है SEZ डेवलप। बहुत बार हमारे देश में हम इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स, खास करके एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक अलग से एरिया डिजाइन करते हैं। जैसे कभी आपने गिफ्ट का नाम सुना हो, है ना? अहमदाबाद में, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी बहुत ही काफी डेवलप हो चुकी है। गिफ्ट सिटी इज व्हाट? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आप बस कभी यूट्यूब पे देख लेना गिफ्ट सिटी, आपका मन करेगा कि यार क्या तो बनाया मोदी जी ने। सर ये कौन सी गिफ्ट सिटी में जितने भी यूनिट्स बनेगी ना, वो सब क्या है? SEZ यूनिट्स। ये यूनिट्स का कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट बस इतना सा है कि जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करो। मेरे को एक्सपोर्ट करना नहीं आता, पर SEZ यूनिट को आता है। तो मैं क्या करूंगा ना, जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मैं किसको देके आऊंगा? SEZ यूनिट को। SEZ यूनिट फर्दर क्या करेगी? एक्सपोर्ट। अगर मैंने मेरे प्रोडक्ट SEZ यूनिट को दिए, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एक्सपोर्ट करा। क्या मान लिया जाएगा? आपने एक्सपोर्ट। और जो सारे फायदे एक एक्सपोर्टर को दिए जाएंगे, वो सारे फायदे आपको भी दिए जाएंगे। तो सर एक बात बताओ, हमारे MP में 2 ऑफिसेस, एक DTA में और एक SEZ में। DTA मतलब होता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, और एक ऑफिस है हमारा किधर? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप चाहो तो एक रजिस्ट्रेशन लो या आप चाहो तो दोनों। यहाँ पे ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आपको कंपलसरी कितने रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे? 2।
क्योंकि एसईजेड को जीएसटी की दुनिया में डीम्ड फॉरेन का दर्जा दिया गया है। डीम्ड फॉरेन का दर्जे का मतलब यह होता है कि ऑल्दो आपने एक्सपोर्ट नहीं करा बट आपने एसईजेड को तो दिया ना, तो हम तो ये मान लेंगे कि आपने एज गुड एज क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब यहां पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है राजा। मैं नहीं बोलूंगा कि भाई मेरा एमपी में है तो मैं एक रजिस्ट्रेशन लूं। मुझे कंपलसरी कितने रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, 2। और क्योंकि मैंने 2 लिए तो अब डीटीए और एसईजेड दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ठीक है। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको? तो सर देखो ना यार, क्या लिखा हुआ है कि देयर मे बी केसेस वेयर 2 यूनिट्स ऑफ टैक्सपेयर आर लोकेटेड इन सेम स्टेट, वन इन एसईजेड एंड अनदर आउटसाइड एसईजेड। इस केस में आपको कंपलसरी क्या लेना पड़ेगा राजा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से, जीएसटी में एक बड़ा ही शानदार सा कंसेप्ट रहता है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन का। सर ये वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? भाई मेरा टर्नओवर 10 लाख 20 लाख और 40 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, पर मैं फिर भी रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहा हूं। सर पहले तो आप बताओ माथे पे कुछ लिखा है क्या? अरे कुछ नहीं लिखा हुआ है। सर फिर करा क्यों रहे हो रजिस्ट्रेशन? बेटा ट्रस्ट नहीं होता। अरे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट्स व्हाई यू आर ट्रस्टिंग मी। नहीं नहीं, ऐसा मैं सोचता हूँ ऐसा गलत नहीं हूँ, ये फैक्ट रहता है यार। मैं तो सीए के पहले भी पढ़ाता था, उसमें क्या है। ट्रस्ट इंसान का डेवलप कब होता है, जब मेरे पास कुछ ना कुछ डिग्री हो तभी ट्रस्ट पैदा होता है, ये फैक्ट है। कल को आपको कोई बीकॉम वाला पढ़ाने आया ना, नो मैटर वो बहुत अच्छा पढ़ा है, आप उससे नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? ट्रस्ट। तो बेटा क्लाइंट भी आजकल ऐसे ही है। क्लाइंट बोलता है यार मैं उस एंटिटी से गुड्स नहीं खरीदूंगा जिसका जीएसटी नंबर नहीं है। इनफैक्ट चार्टेड अकाउंटेंट्स नई नई प्रैक्टिस डालते हैं ना, अभी तो उन्होंने पहला कदम ऑफिस में रखा है, वो दूसरे दिन पे जीएसटी नंबर ले लेते हैं। जरूरत नहीं है। और 20 लाख का टर्नओवर सीए की प्रैक्टिस में होना बहुत बड़ी बात है। आप इनिशियली प्रैक्टिस डालोगे आपके पसीने छूट जाएंगे। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स ने प्रैक्टिस डाली, 1-2 साल बाद बंद करके चले गए। वो बोले भाई क्या है प्रैक्टिस, बोले क्लाइंट आता ही नहीं है, क्लाइंट को फोन लगा लगा के परेशान, क्योंकि क्लाइंट पुराने सीए को छोड़ता नहीं है। तो नया सीए भले जितना भी सोच ले कि भाई हम प्रैक्टिस करेंगे, आग लगा देंगे, बेटा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। बट फिर भी पता है वो लोग क्या ले लेते हैं, जस्ट कि भाई जो हमारे क्लाइंट है उनको हमारे पे क्या आ जाए, ट्रस्ट। और क्लाइंट को क्या मालूम हमारा टर्नओवर कितना है। क्लाइंट को तो ये लग रहा है ना कि हमारा टर्नओवर ज्यादा है तभी इनके पास क्या है, तो क्लाइंट को ऑटोमेटिकली क्या होता है, ट्रस्ट। आई बात समझ में? तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, हाँ सर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। बट जब आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन पता है कब से इफेक्टिव हो जाएगा, जिस दिन आपके पास क्या आया, तो जिस दिन आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया उस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा एक और चीज बताओ, सर जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेट आया, और सपोज करो मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी जीएसटी की, पर फिर भी मैंने शौक शौक में क्या करा, 17 जून को वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर दी। टाइम लगेगा, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, तो 7 दिन में आ जाएगा। तो अपन एक काम करो ना, 17 जून से संडे का दिन हटा के बताओ मेरे को कब सर्टिफिकेट आएगा। हाँ संडे इज नॉट अ वर्किंग डे। वैसे आज भी वर्किंग डे नहीं है। चलो आप आज वर्किंग डे मान लो, आप तो बताओ क्या है, कौन सी डेट आ रही है? तो 25 जून को मेरे पास क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब मेरा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा राजा, 25 जून। 17 जून मत बोलना, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं, थ्रेशोल्ड वाला नहीं करा रहा हूं। कौन सा करा रहा हूं, वॉलेंटरी, खुद स्वयं इच्छा से रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं। अब क्या आईटीसी मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। कौन सी तारीख का मिलेगा, 24 जून को जो भी स्टॉक पड़ा होगा मेरी शॉप पे उसका मुझे आईटीसी मिलेगा।
क्या मुझे कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा? नहीं सर, सिर्फ आपको किसका आईटीसी मिलेगा? इनपुट्स का। कैपिटल गुड्स का आईटीसी आप भूल जाओ, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो लॉ मेकर आपको रोकता नहीं है, आप चाहो तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, आपकी थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुई। बट एक चीज याद रखना, अगर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगा। मतलब अभिषेक भले 17 साल का, इसने बोला मेरे को शादी करनी है, तो उसके घर वाले बोल रहे बेटा शादी तो तू कर ले, बट एक चीज हमेशा याद रखना कि जो नियम शादीशुदा वाले आदमी पे लगते हैं वो अभिषेक तुम्हारे पे भी लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे? तुमने जिद करी ना मेरे को 17 साल में शादी करनी है, हमने बोला था नहीं, तो क्या तुम्हारे ऊपर नियम लगेंगे? हाँ भाई, तुम्हारे ऊपर सारे नियम लगेंगे। तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी ऑल रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल। as if it is a normal tax payer। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन है कौन सा वाला राजा? ये वाला। तो अगर मैंने 17 जून को अप्लाई करा और 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अगर सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब आ जाएगा? 25 जून को। अब 25 जून को आरसी आ गई। हमने आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 25 जून की ठीक एक दिन पहले 24 जून को जो भी आपका इनपुट रहेगा उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। ठीक है। आरसी कब से इफेक्ट में आएगी? सर जब आपने अप्लाई करा तब नहीं, जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रॉपर ऑफिसर ने दिया। ठीक है। ये आशुतोष बहुत बोलता है यार, बोले तड़प ही ऐसी अभिषेक की। हाँ अभिषेक, अब तो तुम्हारा बर्थडे भी हो गया ना, 18 के हो गए ना। अरे तो फिर क्या भाई, चलो। तो देख लो भाई, ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर एप्लीकेबल, जो हमारे नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन पे लगेंगे। अगर सर 2 रजिस्ट्रेशन लिए तो आप दोनों क्या कहलाओगे? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाओगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड से भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्या? पैन। क्या बिना आधार के रजिस्ट्रेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है, साइट विजिट होगा, पर बिना पैन के रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो यार ये हमेशा याद रखना कि बिना आधार के भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बस उस केस में पता है प्रॉब्लम किसकी आ जाएगी? साइट विजिट की आ जाएगी। बट बिना पैन के तो आपका पार्ट नंबर ही नहीं भरेगा। और एनआरटीपी को पैन नहीं चाहिए, एनआरटीपी के पास पैन नहीं होगा, एनआरटीपी को क्या चाहिए सर? पासपोर्ट। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। अब ये यूआईएन वाले को 2 मिनट होल्ड रखो, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। सुमोटो रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको सुमोटो रजिस्ट्रेशन। बस मुझे बताओ किसका एग्जाम्पल लिया जाए? नए बच्चे तुम्हारा एग्जाम्पल ले ले। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? कुशल। कुशल कल क्लास तो आओगे ना बेटा? देखो ये वाला एग्जाम्पल भी ऐसा है कि कल क्लास ना आ पाए, कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है। बेटा कुशल, तुम क्या है ना, तुम कहाँ के, इंदौर के हो, बाहर के हो? कहाँ के? खारगो। ठीक है। कुशल एक गार्डन में बैठा था, ठीक है। कुशल के पापा कुशल को सरप्राइज देना चाहते थे, ठीक है। तो कुशल के पापा भी इंदौर आए हुए थे। कुशल के दोस्तों ने, रूममेट ने पूछा कि भाई कहाँ है कुशल? तो दोस्तों ने बोला यार कुशल तो ये आसपास गार्डन में गया है। अब कुशल जब गार्डन में गया ना तो पापा ने इसको एक लड़के के साथ देखा। अरे कहानी सुनो, बहुत मजा आएगा। अरे सुनो ना। तो अब अरे सुनो तो सही। कुशल के पापा मम्मी ने सब ने कुशल को देखा कि ये तो लड़के के साथ है, और जिस अवस्था में था ना, तो वो मतलब अब
पापा ने फोन करा कुशल को, बोले हेलो। कुशल ने बोला अरे पापा प्रणाम, क्या हाल है? तो बढ़िया। तो पापा ने बोला बेटा कहाँ हो? तो कुशल ने बोला लाइब्रेरी आया हूँ पढ़ाई करने। पढ़ाई चल रही, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, है ना? बेटा पता है, अभी सुनो, कुशल के पापा, कुशल की मम्मी सब कुशल को देख रहे। और बेटा जहां से तुम आए हो वो इतनी बड़ी जगह तो है नहीं। अब कुशल और लड़की को साथ में पापा मम्मी देख रहे हैं, वो बहुत टेंशन में। पास में मंदिर था, इन्होंने पता है क्या करा, इन्होंने बोला यार देखो इज्जत लगी हुई है दाव पे। अच्छा कुशल बोल रहा है वो मेरी दोस्त है, इसके पापा ने चट्ट से चाटा मारा, बोले बेटा हमको मत सिखा, हम भी तुम्हारे जमाने में जी के आए, ठीक है। फॉर द टाइमिंग पता है क्या करा, कुशाल और उस लड़की की क्या करा दी बेटा, शादी करा। कुशाल बेचारा बहुत रो रहा है, ठीक है। अब देखो दो चीजें होगी यार, अब घर जाके दो चीजें होगी, या तो इसके मन में खोट था, अब घर जाके बोलेगा देखो पापा मम्मी शादी तो करनी थी, अच्छा है आप आ गए, अपन एक काम करते हैं फॉर्मली शादी कर लेते हैं, बढ़िया। दूसरा एक और हो सकता है, कुशल बोले भाई वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे को उस पागल से शादी करनी ही नहीं है, मेरे को कहाँ उस पागल से शादी करवा रहे हो। ऐसा कौन बोल रहा है? कुशल। मतलब कुशल तुम अपील कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो बेटा? अपील। बस टॉपिक का नाम है यार सू मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। अब आप देखो कहानी से लिंक करना। कुशल कुशल भाई वापस से एग्जाम्पल को लिंक करना। प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि तुम रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल थे, बट तुमने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, तुम्हारा टर्नओवर तो क्रॉस हो चुका है, बट तुमने अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं करे। टेम्पररी पापा ने तुम्हारी क्या कराई थी? शादी, बस। प्रॉपर ऑफिसर अभी तुम्हें शादी का हार पहनाएगा, कौन सा वाला? टेम्पररी। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं अभी तुम्हें, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं? टेम्पररी। अब कुशल भाई तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट, कितनी स्माइल आ रही है यार, या तो भाई क्या कर लो कुशल भाई तुम एक्सेप्ट, तुम बोलो हाँ यार देखो पापा आपने बता दिया, आपने जो टेम्परेरी शादी करी, एक काम करो कार्ड वार्ड बनवाओ, बिल्कुल जोरों शोरों से शादी करेंगे। कितने दिन में बेटा? 90 दिन। 90 दिन कहां से? टेम्पररी, जब से पापा ने हार वार तुमको पहनाया। बट दूसरा ऑप्शन ये भी है, पापा सी माय स्टैंडर्ड, आई विल मैरी सच अ गर्ल। हाँ, what do you think? I am doing chartered accountancy course, she's become है ना? तो ठीक है भाई, तो कुशल भाई एक काम करो, गुस्सा मत हो, क्या करो? अपील। अब अपील होगी तो बेटा दादाजी के पास जाएंगे, क्योंकि अब पापा के पास तो जाने से कुछ है नहीं। तो अब जब अपील होगी तो अपील में दो बातें हो सकती है। दादाजी बोल रहे कि देख बेटा कुशल, ज्यादा तेज मत चल, हमको मालूम है तुम शादी के लिए एलिजिबल हो और तुम उससे प्यार भी करते हो, भले तुम अपील करे तो क्या करे। इसका मतलब है आप बेफुकट में अपील कर रहे हो, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ है। अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना? 30 दिन के अंदर अंदर। ये रजिस्ट्रेशन है कौन सा? सू मोटो रजिस्ट्रेशन। अच्छा अब आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते हो, कैसे भूलोगे बताओ? ये है सू मोटो रजिस्ट्रेशन। हाँ हाँ अभी अपन पूरा एग्जाम्पल से, वैभव भाई आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल तो थे, बट रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया, तो अभी फॉर द टाइमिंग प्रॉपर ऑफिसर तुम्हारा कौन सा रजिस्ट्रेशन करेगा? टेम्पररी। अब राजा दो बातें हो सकती है, या तो एक्चुअल में यू आर लाइबल और तुम्हें मालूम था यार कि अपन ने गड़बड़ तो करी है, प्रॉपर ऑफिसर ने अपने को पकड़ लिया यार, अब क्या करेंगे अपील करके, तो तुम बेटा एक काम करो 90 दिन के अंदर अंदर कौन सा रजिस्ट्रेशन ले लो? फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लो। कौन से फॉर्म में बेटा? जीएसटी REG 1।
नॉर्मल फॉर्म है जीएसटी RSG1। पर तुमने बोला भाई प्रॉपर ऑफिसर मैं सच्ची में एलिजिबल नहीं था, तुमने नोटिस कैसे भेज दिया? मतलब प्रॉपर ऑफिसर तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है, ऐसा दिखता हूं मैं? तो यार अब एक काम करो, तुम एग्री नहीं करते हो तो चुपचाप से कहाँ चले जाओ, अपील। अब अपील में दो बातें होगी, या तो अपीलेट अथॉरिटी आपका जो भी ऑब्जेक्शन है उसको टुकरा देगी। अपीलेट अथॉरिटी बोल रही है यू वर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर अपीलेट अथॉरिटी बोल रही है यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो भाई अब आप रजिस्ट्रेशन करा दो कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज। पर 30 डेज कहां से? फ्रॉम ऑर्डर डेट। और अगर अपीलेट अथॉरिटी ने बोला नो, तो जो आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो कुशल बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर आप दूसरी लड़की को देखो, खैर छोड़ो, तो फिर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। बोलो बात क्लियर है क्या? बस इतनी सी तो बात है। नहीं प्रॉपर ऑफिसर क्यों जाएगा भाई, वाह पापा ही जाएंगे दादाजी के पास? अरे वो जाएगा ना, कुशाल को प्रॉब्लम है तो कुशाल ही तो जाएगा। हाँ आपका टाइमिंग फॉर दी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। अब दो बातें हो सकती है यार, ये दो बातों के अलावा और क्या होगा? या तो आप एक्सेप्ट कर लो तो 90 दिन के अंदर फॉर्मल एप्लीकेशन दे दो, या अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट आपने ऐसा रिजेक्ट नहीं बोल सकते, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अपील में। ठीक है सर एक बात बताओ, हम अपील से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, बस उसके बाद आपके पास देयर आर नो डोर्स ओपन। वापस बोलो, उसको इससे मत जोड़ो अभी, उसको मत जोड़ो अभी से। क्या लिखना है क्या? हाँ इसका रिप्लाई आशुतोष बोल रहा है मैं भी आ रहा हूँ अगले वीक से। आओ कभी साहिल सर की क्लास पे, रजिस्ट्रेशन। सच्ची में हो जाए तो कुशाल तुम्हारे साथ ऐसा? फिर टेम्पररी आपका रजिस्टर, फिर कुछ नहीं भाई, अपील में तो दोनों पार्टीज रहती है, फिर आप वापस से नहीं कर सकते। ठीक है बस प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया था हमारा। अच्छा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में आपको दिन याद है क्या राजा, कितने दिन रहते हैं प्रोसीजर? सर अगर सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो 7 वर्किंग डेज। पर अगर साइट वेरिफिकेशन की बात हुई है, तो साइट वेरिफिकेशन की बात हुई है तो 30 वर्किंग डेज नहीं राजा, 30 दिन। बट एक बात बताओ, क्या हुआ ना, पेज का हो गया साइट वेरिफिकेशन, पेज को जीएसटी नंबर मिल नहीं रहा था तो पेज का हो गया साइट वेरिफिकेशन। रितेश सर ने बोला प्रेरक सर तो बाहर है, ठीक है 3 दिन बाद आना, प्रॉपर ऑफिसर 3 दिन बाद आया। फिर रूपा मैम बैठी थी, बोले कौन प्रेरक सर? बोले अरे आपके हस्बैंड। बोले वो तो बाहर गए, वो तो अभी बाहर गए। फिर वापस से 4 दिन बाद आईटी वाले मिले तो पूछे अर्जुन भैया मिले, बोले प्रेरक सर। बोले यार उन्होंने तो संन्यास वन्यास ले लिया, अब तो वो है नहीं। तो क्या प्रॉपर ऑफिसर साइट वेरिफिकेशन कर सकता है? अब कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था, अब कर सकता है। क्योंकि अब उन्होंने कौन सी लाइन हटा दी है, इन दी प्रेजेंस ऑफ दी सेड एप्लीकेंट, उन्होंने बिल्कुल उसको काटा मार दिया। और अब प्रॉपर ऑफिसर कभी भी आके साइट वेरिफिकेशन कर सकता है, भले एसएससी मौजूद ना हो। ठीक है और अभी आप डायरेक्ट टेक्स्ट में, बड़ा फाइनल में इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है,
रेड और सर्च सीजर का, ठीक है। जीएसटी में भी आता है और इनकम टैक्स में भी आता है। इनकम टैक्स का रेड सर्च सीजर के कॉन्सेप्ट बड़े जोरदार है। उसमें पहले पूरी चेकिंग होती है, फिर उनका टाइम रहता है कि भाई 4 बजे आना है, 5 बजे आना है, फिर पूरा पंचनामा बनता है। कभी आपने रेड मूवी देखी हो, ठीक है, तो वहां वहां पे सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर्स रहते हैं, ठीक है। तो अगर साइट वेरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे रेड नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, साइट वेरिफिकेशन। तो साइट वेरिफिकेशन में कितना दिन का टाइम है, 30 दिन। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो कितने दिन में आपको सही करनी है, सर आपके पास नोटिस आएगा, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको सही करना है। अगर आपने सही कर दिया तो नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है क्या? अब एक बात ध्यान रखना, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने एक्शन नहीं लिया 7 दिन में या 30 दिन में, तो अगर एक्शन नहीं लिया 7 दिन या 30 दिन में, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, डीम्ड अप्रूव हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला प्रोसीजर है ना, पार्ट ए पार्ट बी, ये नॉट एप्लीकेबल ऑन एनआरटीपी, टीडीएस, सीसीएस, ओइडार और ऑनलाइन मनी गेमिंग। इनके लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन होगा, इनको पार्ट 1 पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। और बेटा लॉजिकल भी है, एनआरटीपी वाले के लिए वापस से हम आधार ऑथेंटिकेशन का फॉर्म डाल देंगे, तो वो डालेगा क्या वहां पे? अरे यार ये तो वैसी बात हो गई, 17 साल के बच्चे को कसिनो के बाहर लेके जा रहे हो, बोल रहे दूर दूर से दिख ले। अरे भाई एनआरटीपी वाले के लिए अलग फॉर्म, टीडीएस सीसीएस वाले के लिए अलग फॉर्म, और ओइडार और ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों के लिए भी अलग फॉर्म। इसका मतलब है इन्हें ऊपर वाला प्रोसेस ऑप्ट नहीं करना। क्या पूछे बेटा? अबव प्रोसेस नॉट एप्लीकेबल। क्या? पूरा पूरा पार्ट ए पार्ट 2 ये पूरा प्रोसेस इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनके लिए स्पेशल प्रोसीजर रहता है, ठीक है। अगली बात, अब अगली बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस बस सुनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सर कराएं कैसे आधार ऑथेंटिकेशन? देखो, चलो आपको लॉ बनाने का मौका दिया, अभी देखना मत। सरकार ने सोचा, आप सब जीएसटी काउंसिल के मेंबर हो, सरकार ने सोचा आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, दोनों का कराना है। जो नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है उनका तो कराना ही है, और जिन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन लेके रखा है उनका भी कराना है। आप कैसे करवाओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। आधार नंबर से कराएंगे? नहीं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। जीएसटी काउंसिल वालों ने सोचा कि सब लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। जीएसटी तो 1 जुलाई 2017 से आ गया। जो नए लोग हैं उनका तो आधार ऑथेंटिकेशन हम करा लेंगे, वहीं पोर्टल में ऑप्शन दे देंगे। व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट? एक तो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट को लास्ट डेट देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बट इनका कैसे कराएंगे? तो इनको एक लिंक भेजेंगे। क्या भेजेंगे? इनको एक लिंक, क्योंकि पोर्टल पे कुछ नहीं कर सकते अब। तो आधार ऑथेंटिकेशन 2 जनों का होगा, एक तो किसका राजा, न्यू रजिस्ट्रेंट, और एक किसका सर, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट। और ये होगा तो होगा कैसे? सबसे पहले जैसे ही आपने यस पे क्लिक करा, पार्ट नंबर बी, और पार्ट नंबर बी पे आपने क्या क्लिक करा, यस। जीएसटी पोर्टल आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करता। आधार ऑथेंटिकेशन पता है कहां से होता है? इसका फुल फॉर्म शायद यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेना इसका फुल फॉर्म क्या है। यहां पे सारे आधार कार्ड बनते हैं, सब आधार कार्ड अपडेट और ये सारी चीजें इधर होगी इसी पोर्टल पे। और आपको पता है, जब हम ऑफिस में ये सब करते थे ना आधार ऑथेंटिकेशन, हम सबसे पहले ये वाली साइट पे जाके आधार नंबर डालते थे, ये चेक करने के लिए कि बापड़े ने कौन सा मोबाइल नंबर दिया, और फिर उसको बोलते थे कि सर आपके 3 डिजिट लास्ट के ये है मोबाइल नंबर, वापस बताना सर 626, फिर पूरा नंबर बताना। अंदर से तो गाली निकलती थी,
पूरा नंबर दिखा ही नहीं रहा है, वो सिर्फ आंकड़े के कितने डिजिट दिखा रहा है, 3। वो 10 मिनट के बाद सोचता था, बोले यार ये तो मेरा ही नंबर है। मैं भाई मतलब आप 10 मिनट तक पहले ये सोच रहे हो कि ये कौन सा नंबर है, फिर उसके बाद बोल रहे हो अरे ये तो मेरा ही नंबर है। अच्छा तो वाला चेक करो ओटीपी आया होगा, या तो वो नंबर बंद है। तो भाई आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अगर यस टाइप करा तो आपके मोबाइल पे क्या आएगी, लिंक, मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे। सर किस किस को लिंक आएगी? अच्छा आधार ऑथेंटिकेशन होगा किसका? बेटा कंपनी का होगा क्या? नहीं। अब हर जना प्रोप्राइटरशिप थोड़ी, प्रोप्राइटरशिप में तो आपने बोला प्रोप्राइटर का, तो एचयूएफ में किसका करें? कर्ता का। पार्टनरशिप में किसका करें? पार्टनर का। कंपनी में किसका करें? हाँ, तो राजा किसका आधार ऑथेंटिकेशन होना है ये देखो। प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, याद नहीं करना है, बस लॉजिकली माइंड में रहना चाहिए। याद करोगे तो सब भूल जाओगे, बस लॉजिकली माइंड में रहना चाहिए। पार्टनर पार्टनरशिप, कर्ता एचयूएफ। सर मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है तो उस केस में क्या, ट्रस्टीज। इनका होगा क्या, आधार ऑथेंटिकेशन। बोलो यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब सर क्या आएगा आपको सबसे पहले, ऑथेंटिकेशन लिंक, और जैसे ही ऑथेंटिकेशन लिंक पे क्लिक करोगे आधार नंबर डालोगे और टंटना ओटीपी आएगा। क्या आएगा? ओटीपी। ओटीपी किस पे आएगा? जो नंबर आपने डाला उस पे नहीं, जो नंबर आधार से लिंक है। क्योंकि बहुत बार क्लाइंट, अरे सर ये नंबर डालो इस पे ओटीपी आएगा, मतलब नालायक, इस पे नहीं आता ओटीपी। फिर उसको बोलना पड़ता है कि सर आधार अपडेट करो। अभी और क्लाइंट, सर आप ही अपडेट कर दो। अरे सर कलेक्टर ऑफिस पे जाओ, यूआईडीआई के ऑफिस पे जाओ, 50 रुपए वो आपसे लेगा, वहां पे आधार नंबर अपडेट होगा। तो सर ये ओटीपी किस पे आएगा? ओटीपी उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा जो आपके आधार से लिंक है। बोलो बात क्लियर है क्या? सर अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो गया तो बधाई हो, बधाई हो, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा कितने डेज के अंदर? 7। और आपका साइट वेरिफिकेशन नहीं होगा। पर आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, उसके बाद भी साइट वेरिफिकेशन हो सकता है अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर के पास तो पावर है। इसका मतलब है आधार ऑथेंटिकेशन के बाद प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। बट हम बोलेंगे देख बेटा प्रॉपर ऑफिसर, एक बार रजिस्ट्रेशन आ गया ना, उसके बाद साइट वेरिफिकेशन नहीं। भाई आ गया ना रजिस्ट्रेशन, तो प्रॉपर ऑफिसर आपको एक्शन लेना है कितने दिन के अंदर अंदर? 7 वर्किंग डेज के अंदर। या तो आप अप्रूव कर दो, या तो आप बता दो कि हम साइट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। ठीक है सर, देखो नहीं हुआ अप्रूव तो फिर साइट वेरिफिकेशन होगा, और साइट वेरिफिकेशन के अंदर अंदर कितना टाइम है सर? 30 कैलेंडर डेज। ये कब कब साइट वेरिफिकेशन? देखो या तो आपने ही नो ऑप्ट कर दिया, आपने यस ऑप्ट करा था बट आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे रीजंस रहते हैं, टेक्निकल रीजंस रहते हैं, ओटीपी का रीजन रहता है, मोबाइल नंबर पुराना दिया हुआ रहता है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। तो उस केस में आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको साइट विजिट के लिए मार्क कर देंगे, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कब अप्रूव होगा? 30 कैलेंडर डेज। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, जो पहले रिक्वायरमेंट होता था। सर अगर शो कॉज नोटिस रेज कर दिया गया कितने दिन के अंदर अंदर? 30 कैलेंडर डेज। तो आपके पास 7 वर्किंग डे से जवाब देने के। अच्छा ये शो कॉज नोटिस क्या होता है? हम इंडिया में बैठे, इंडिया में इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं आते,
हर ऑर्डर के पहले इंडिया में शो कॉज नोटिस आता है। शो कॉज नोटिस का मतलब है काइंडली शो द कॉज व्हाई यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। काइंडली शो द कॉज, तो आपको कॉज बताना पड़ेगा। अगर आपका कॉज वैलिड है तो बहुत ही बढ़िया, पर अगर आपका कॉज वैलिड नहीं है तो सर फिर उस केस में तो आपको साइट वेरिफिकेशन से कोई भी बचा नहीं सकता। ठीक है, तो कितने दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस आएगा? 30। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉपर ऑफिसर को जीएसटी में 30 दिन का समय दिया जाता है, असेसी को कम टाइम देते हैं। जितना भी जीएसटी का लॉ है ना, वहां पे मोर और लेस आप लिमिट देखोगे कितना, 30, पर एप्लीकेंट को इतना टाइम नहीं दिया। एप्लीकेंट को कितना टाइम दिया? फिर उसके बाद टैक्स ऑफिशियल एक्शन लेगा और कितने दिन में? 7। अगर सर अगले 7 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? डीम टू बी अप्रूव। सर ये सारी डेट याद रखनी है, ये वाली डेट नहीं याद रखनी, बस आपको वो 7 वर्किंग डेज और 30 दिन ध्यान रखना है। ठीक है सर, किसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, भाई जो इंडिया का ही रहवासी नहीं है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, आधार ऑथेंटिकेशन पॉसिबल नहीं है। और ये नालायकों ने अपना नाम तो पहले हटाया। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आखिरकार देश में सच्चे इंसान यही तो हैं, बाकी सारे क्लाइंट तो चोर है ना। और यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ये सर क्या होता है यूआईएन? तो ये मैं आपको बताऊंगा आज ही। यूआईएन वालों को भी आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। सर एक बात बताओ, ये यूआईएन कौन होता है? अब आज आप सीख लो ये यूआईएन क्या होता है, और आज के बाद पूछना मत कि यूआईएन कौन होता है। अब सुनो ध्यान से, एक हमारा कैपिटल है इंडिया का, क्या? दिल्ली। यहां दिल्ली में है अमेरिका एम्बेसी। अमेरिका एम्बेसी बोलो, डिप्लोमेट्स बोलो, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस बोलो, कुछ भी बोलो आप इनको, कंसोलेट्स बोलो, ये सब लोग क्या है हमारे दिल्ली में एम्बेसी। अब ये जो भी सर्विसेज देते हैं ना, दैट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हमने ऑलरेडी एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ा था, सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी, बट सर्विसेज टू इज टैक्सेबल। अभी सुनो ध्यान से राजा, मतलब अगर अमेरिकन एम्बेसी कोई भी सर्विसेज दे रही है, अच्छा ये किसको सर्विसेज देगी? कोई भी इंडिया के लोग जिनको अमेरिका जाना है, तो सबसे पहले आपको कहां जाना पड़ेगा? दिल्ली। दिल्ली में कौन सी एम्बेसी? अमेरिका। तो ये आपकी सर्विस करेंगे, आपको बताएंगे। एक और चीज, अगर कोई अमेरिका का लोग इंडिया में रहता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है इंडिया के देश से, तो वो कहां कंप्लेन करेगा? अमेरिकन एम्बेसी। ऐसी एम्बेसी सर अमेरिका में भी है, हाँ अमेरिका में भी इंडिया की एम्बेसी है। आखिरकार ये एम्बेसी होती कहाँ है? तो कैपिटल में रहती है एम्बेसी। इंडिया की कैपिटल दिल्ली, तो ये दिल्ली में है हमारी क्या? एम्बेसी। अब एक बात बताओ, साहिल सर ने कोई सर्विसेज दी एम्बेसी को, मैं पैसे चार्ज करूंगा, 1 लाख रुपए मैंने चार्ज करे, मैं तो जीएसटी चार्ज करूंगा क्योंकि सर्विसेज टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इज टैक्सेबल। अब ये एम्बेसी का पॉइंट आप सुनना, एम्बेसी बोल रहा है कि यार ऐसे बहुत सारे लोग हम पे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, बट कायदा ये कहता है कि यार हम हमारी सर्विसेज जनरली बाहर के लिए दे रहे हैं, और जीएसटी आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। या तो हम अमेरिका वाले लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, या तो इंडिया वाले लोगों को भी सर्विसेज दे रहे हैं बाहर जाने का। इतना सारा आईटीसी हमारा पड़ा रह जाएगा, हम इसका करें तो करें क्या? क्योंकि अगर ये टैक्सेबल होता तो चलो ठीक है, आउटपुट लाइबिलिटी माइनस आईटीसी हम आपको नेट पे कर देते, पर ये तो क्या है,
एग्जाम। तो मुद्दा इस बात का है कि सर ये जो इतना सारा टैक्स अमेरिकन एम्बेसी के पास एक्यूमुलेट हो गया, उसका क्या करा जाए? तो इसका इन्हें क्या मिलेगा? रिफंड। पर अगला मुद्दा ये आया कि सर रिफंड के लिए तो जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो यार एम्बेसी वालों ने बोला कि सर हमको जीएसटी नंबर दोगे, फिर हमको बोलोगे GSTR 1 भरो, 3B भरो, फिर टाइम टू टाइम नोटिस भेजोगे, तो गलत हो जाएगा। और आप हमको परेशान करोगे तो हम भी आपको करेंगे परेशान, क्योंकि अमेरिका में भी इंडिया के लोग तो रहते ही हैं। वीजा अटका देंगे, एजुकेशन वीजा नहीं देंगे, बताओ भाई क्या करना है? तुमने यार शांत, मेलोडी नहीं मान रही तो क्या हुआ? आप एक काम करो, एक नंबर ले लो, क्या UIN। ये जीएसटी नंबर तो नहीं है, बट जीएसटी नंबर के जैसा ही है। ये नंबर जो आपको हम दे रहे हैं ना, ये ओनली एंड ओनली फॉर क्या दे रहे हैं? रिफंड पर्पस। जब आपको रिफंड की एप्लीकेशन लगानी होगी ना, तो आपको जीएसटी नंबर नहीं चाहिए, आपको कौन सा नंबर चाहिए? UIN नंबर। अच्छा एक बात याद रखना, 7 वर्किंग डेज नहीं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला है, मेलोनी का मामला है, फॉरेन का मामला है। भाई रिलेशन बनाने पड़ते हैं। हम बोलेंगे भाई रुको यार 7 वर्किंग डेज के बाद लगेगा, अरे बस चुप, 7 नहीं, यहाँ पे कितना, 3। भाई भले अपन अपने देश वालों को परेशान करो, उनको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके लिए इन्होंने कितने वर्किंग डेज रखे? 3 वर्किंग डेज। और कभी कभार रिकमेंडेशन आता है तो 1 वर्किंग डेज में मिल जाता है। सर कौन रिकमेंडेशन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, वो रिकमेंडेशन देगा, तो ये तो मैक्सिमम टाइम है, पर जनरली इनको तो 1 वर्किंग डेज में क्या मिल जाता है? रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। ठीक है, तो आओ भाई देखो, UIN क्यों चाहिए? फॉर क्लेमिंग द रिफंड ऑफ टैक्सेस। क्या UIN वाला रजिस्टर्ड पर्सन है? नहीं है। याद करो वो दिन जब मैंने आपको डायनामिक क्यूआर कोड पढ़ाया था, और डायनामिक क्यूआर कोड मैंने आपको बताया था कि अगर टर्नओवर कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ से ज्यादा है, तो डायनामिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब अगर डायनामिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी आ रही है, तो सर क्या B2C के केस में भी डायनामिक क्यूआर कोड आएगा? अगर हमारा बिजनेस से ट्रांजैक्शन हो रहा है UIN वाले को, क्या UIN वाले को B2B मानेंगे कि UIN वाले को B2C मानेंगे? B2C। क्या उसके केस में भी हमें डायनामिक क्यूआर कोड को कंपाइल करना पड़ेगा? हाँ, उसके केस में भी हमें डायनामिक क्यूआर कोड को कंपाइल करना पड़ेगा। तो यार देखो, person having UIN is not considered a registered person and thus it is not a taxable person। और सर इनको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना, कब मिलेगा? आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इनके लिए 60 डेज का टाइम नहीं है, सिर्फ कितना? 3 वर्किंग डेज। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।